फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको एक नेटफ्लिक्स की सीरीज़ रेगुलर के बारे में उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो एपिसोड 1 एक लड़की जैसी के साथ खुलता है जो एक सुरंग में लालटेन लिए हुए गुजरती हुई दिखाई देती है। हमें उस सुरंग में उसके आसपास बहुत सारी लाइट दिखाई देती है। वहाँ सुरंग में बहुत सारे कंकाल होते हैं जो अचानक से जीवित हो जाते हैं और ये सब देखकर जेसिका घबराहट में उठ जाती है। उसकी बहन भी उसे रीश्योर करती है कि ये सिर्फ एक सपना है और उसको अपने पास सुला लेती है। उसे ये सपने अक्सर आते हैं। अगले दिन जेसिका बी को जगाती है और जेसिका उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देती है क्योंकि बी अब 17 की हो गई है और जेसिका उसे उत्साहित होकर एक इनविजिबल सा गिफ्ट देती है। क्योंकि वो लंदन के स्लम एरिया में होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपनी बहन बी को कोई गिफ्ट कर सके। तो उसे एक इनविजिबल में एक परफ्यूम देती है और वो कहती है कि तुम इसे लगाकर लड़कों को अपनी तरह आकर्षित कर सकती हो। लेकिन बी को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो बोलती है कि मुझे इन सब चीज़ों में दिलचस्पी नहीं है। वो ये सारी बातें करते हैं, तभी अचानक बी को पता चलता है कि उसके दो दोस्त बिली और स्पाइक अपने बिस्तर पे नहीं हैं और वो बिली को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है। सीन चेंज होता है, एक अंडरग्राउंड रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो लड़के खड़े हैं, बिली और स्पाइक। उनको देखकर थोड़ी सी और स्पाइक घबराया हुआ है और बिल्ली को रोकना चाहता है क्योंकि बिल्ली अपने से 3 गुना बड़े आदमी से लड़ने वाला है। वो उस आदमी से लड़ने के लिए बिल्ली एकदम तैयार है। बिल्ली जैसे ही मुड़ता है वो बी को देखता है, उसे गुस्से से देखती है। बिल्ली बी को समझाता है कि जेसिका की हालत बहुत ख़राब है, उसे डॉक्टर की ज़रूरत है। उन्होंने 2 महीने से घर का रेंट भी नहीं दिया और इस बार भी नहीं दे पाए तो इस साल की सर्दियाँ तो उन्हें सड़क पर ही बितानी पड़ेंगी। तो स्पाइक का सुझाव है कि क्यों ना हम धर्मशाला में रह जाए। और भी इस बात पे गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका पूरा बचपन एक धर्मशाला में बीता है, तो उसे पता है वहाँ की कैसी स्थिति है। इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि बिली को पता चलता है कि जेसिका गायब हो गई है अपने पेट से। जेसिका सड़क पर भटक रही है। जेसिका को किसी की फुसफुसाने की आवाज़ आती है। अचानक एक गाड़ी उसकी ओर बढ़ती है और जेसिका गाड़ी को देखकर डर जाती है और वहीं रास्ते पर गिर जाती है। गाड़ी के अंदर से एक आदमी निकलता है जिसका नाम डैमलर है। वो बहुत गुस्से वाला है। तभी बी वहाँ पे आती है और बी को ये सब पसंद नहीं होता कि डैमलर उसकी बहन जेसिका से कैसे बात कर रहा था। वो वैसे भी मीलो को कुछ ज़्यादा खास पसंद करती नहीं थी। डैमलर को गुस्से में बोलती है कि अपनी गाड़ी में वापस चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी गाड़ी तोड़ दूंगी। और ये सारी बातें गाड़ी के अंदर बैठा एक प्रिंस सुन रहा होता है और बी की बहादुरी की प्रशंसा करता है। प्रिंस का नाम लियो है। फिर सीन बदलता है और हम बी को देखते हैं कि बी किसी कब्रिस्तान में किसी कब्र के आगे खड़ी है। उसके साथ एक नन भी होती है। नन की जाती उसे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति उसको दूर से देख रहा होता है। वो देखकर उससे डर जाती है, इससे वहाँ जल्दी से शहर की ओर चली जाती है और वो देखती है कि वो आदमी उसका वहाँ भी पीछा कर रहा है। शहर के अंदर पहुँचती वो खंजर निकाल के उसको धमकी देती है। वो आदमी खुद को डॉक्टर बोलता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दूंगा और मैं तुम्हारा पीछा काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। मेरा और मेरा एक साथी बेकर स्ट्रीट से कर रहा हूँ। मेरा वहाँ ऑफिस है और मैं मेरा दोस्त एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाते हैं। हमें तुम्हारी मदद एक केस के दौरान चाहिए। वो उससे पूछती है कैसी मदद चाहिए। बी तो बताते हैं कि 4 बच्चे लापता हो चुके हैं। एक तो कल ही गायब हुआ है। माँ नीचे बैठी हुई थी, बहन बच्चे के बगल में सो रही थी। दरवाज़ा भी अंदर से बंद था, ना कोई आया ना कोई गया, बच्चा फिर भी गायब हो गया। तो तुम अपने दोस्तों को इकट्ठा करो और पता करो कि बच्चे कैसे गायब हुआ है। तुम्हें इसके लिए एक सुजैन शिपली को ढूंढना होगा, वो बच्चे की बहन है। उसे पता करो कि वो क्या क्या जानती है। नेक्स्ट वो सारी बातें बिल्ली को बताती हैं। तो बिल्ली को ये सारी बातें पसंद नहीं आती। तभी स्पाइक वहाँ आता है और उसे सुजैन शिपली का पता भी चल जाता है। वो सुजैन शिपली के पास जाते हैं बट सुजैन शिपली उन्हें कुछ बताती नहीं है। बी के कहने पर आखिर वो मुँह खोलती है और बताती है कि मैं कल रात को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए खिड़की से बाहर गई थी और जब वो वापस आई तो उसकी बहन लौड़ा गायब थी। वो ये सारी बातें बताती है। तभी अचानक वहाँ पे बहुत सारे पक्षी का झुंड आता है और उन पर हमला कर देता है। वो सब छुप जाते हैं लेकिन जैसे वो सुजैन को वापस ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पक्षियों ने तो सुजैन को मार डाला, उसकी आंखें तक बाहर निकाल दी। बी डॉक्टर वॉटसन के पास जाती है, उससे सारी बातें बताती है। डॉक्टर वॉटसन उसको पैसे देते हैं और कहते हैं कि और जानकारी मुझे ला कर दो। फिर हम देखते हैं सीन चेंज होता है और एक सपने आते हैं बी के।
और उसमें वो देखता है कि वो बी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी वहाँ पे मिनिस्टर डैमलर आता है और प्रिंस उसको बोलता है कि मुझे महल से बाहर जाना है। डैमलर मना कर देता है, लेकिन प्रिंस उनकी एक नहीं सुनता और महल से निकल जाता है। वो महल से निकल के गलियों में घूमता है, तभी उसे बी दिखती है। वो बी से बात करने के लिए उसके पास जाता है, बट बी को तो अमीर लोग वैसे ही पसंद नहीं होते हैं, तो उसे कुछ खास एंटरटेन नहीं करती। तभी प्रिंस को देखता है कि बी ने एक पंख ले रखा है जो किसी रेवन पक्षी का है। उसे बताता है कि ये लंदन में इनकी संभावना बहुत कम है। तब जाके बी को थोड़ा उसकी बातों पर इंटरेस्ट आता है। बी उसको इस पंख के बारे में बताती है, फिर वो अपनी डिटेक्टिव के बारे में बताती है। उसे बताती है कि 4 बच्चे गुमशुदा हो चुके हैं और हमें उनकी जांच पड़ताल करनी है। प्रिंस उनको वादा करता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। प्रिंस उसको बताता है कि ये सारे बच्चे एक ही दिन एक ही अस्पताल में पैदा हुए हैं, क्यों ना हम टाउन हॉल चला जाए जहाँ पे बच्चों के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। वो टाउन हॉल जाते हैं। वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि 6 बच्चे एक तारीख को पैदा हुए थे, जिसमें से एक बच्चे की मौत पैदा होते ही हो गई थी। बचा एक बच्चा, तो उस बच्चे को बचाने के लिए निकलते हैं। बट तभी जेसिका वहाँ उनके साथ जाने की जिद करती है, बट बी उसे मना कर देती है। बी बोलती है कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है और मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे साथ चलो। वो गुस्से से वहाँ चली जाती है। तभी स्पाइक उसके पीछे भी जाता है, जेसिका के पीछे। वहाँ से टाउन हॉल से उस बच्चे का एड्रेस लेते हैं और उस बच्चे के घर जाते हैं। घर में घुसते ही उन्हें पता चलता है एक पक्षी वहाँ है जो बच्चों को ले जाता है। जब वे पक्षी का पीछा करते हैं तो उन्हें एक आदमी दिखता है जिसने बच्चे को ले रखा है। वो आदमी उसे गुस्से से बोलता है ये बच्चे उसके हैं, और अपना कोट खोलकर वहाँ से गायब हो जाता है। सीन चेंज होता है और जेसिका की तरफ आता है। जेसिका घर में सो रही होती है, उसे वापस से एक बुरे सपने आते हैं। जैसे इस बार तो ऐसा लगता है जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। स्पाइक उसे उठाने की कोशिश करता है क्योंकि वो नींद में बहुत घबराई हुई होती है, बट वो जेसिका उठती नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जेसिका सपनों में ही किसी और दुनिया में पहुंच चुकी है। वहाँ पे कोई एक वाइट कोट में एक आदमी उसके पास आता है, जिसे देख कर जेसिका डर जाती है और वो उसे उसके सपनों का राज बताता है कि ये सपने उसको क्यों आते हैं और ये कैसे बंद होंगे। उसको बताता है कि तुम्हारी बहन बी को तुम्हारी मदद है और ये सब चीज़ें सिर्फ तुम ही रोक सकती हो। जेसिका उससे पूछती है कैसे, तो वो आदमी उसको बताता है कि तुम्हें बस उस आदमी का हाथ पकड़कर उसके दिमाग में जाना है और पता लगाना है कि उसको ये सारी शक्तियाँ कैसे मिली। और तभी उसकी नींद खुलती है और स्पाइक से कहती है कि मुझे बी के पास जाना है। वो रिटर्न होती है और बी की तरफ आती है। बी का मानना है कि आदमी आदमी बच्चे चुराना तब तक बंद नहीं करेगा जब तक वो अपने बच्चों का पता नहीं लगा लेता। फिर वो बच्चों के रिकॉर्ड दोबारा देखती है। उसमें उसे एक बच्चे के बारे में पता चलता है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि एक बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। उसके माता पिता का नाम उसमें एंजेला और आर्थर हिल्टन होता है। उसे पता चलता है कि उसके पिता आर्थर हिल्टन चिड़ियाघर में हेड ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट वो होता है जो पक्षियों के ऊपर स्टडीज़ करता है, जो पक्षियों को कंट्रोल कर सकता है। वो समझ जाती है कि आर्थर ने ही सब बच्चों को चुराया है। वो आर्थर के पास जाती है और आर्थर से बोलती है कि तुम सब बच्चों को छोड़ दो क्योंकि तुम्हारा बच्चा तो मर चुका है। आर्थर ये सारी बातें मानने से इनकार कर देता है और वो उन पर पक्षियों से हमला करवाता है। तभी वहाँ जेसिका आती है और एज यूजुअल बी उसको यहाँ से जाने के मना करती है, बट जेसिका अपनी बहन की बात नहीं मानती और वो चुपके से आर्थर के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ के उसके दिमाग में घुस जाती है। वो उस टाइम पे जाती है जब उसकी बेटी की मृत्यु होती है। वो आर्थर को बताती है कि तुम्हारे बच्चे की जब मौत हुई थी तब सिस्टर ने तुम्हें बिना मिलाए ही उसे दफना दिया। आर्थर को टाइम याद आता है, वो बहुत रोता है और बोलता है कि हाँ, वो टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल था कि मैंने ये भुला दिया कि मेरा बच्चा सच में मर गया है। वो आर्थर से उसकी शक्तियों के बारे में पूछती है। आर्थर उसे बताता है कि जब मेरा बच्चा मरा तब मैंने डीमन से बात की, डीमन शैतान से बात की। उसने शैतान से प्रे किया कि मुझे बस एक बार मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दे या मुझसे बात करवा दे। और तभी उसे ऐसा लगा कि उसकी बहुत सारी शक्तियाँ उसके अंदर आ गई हैं। और ये सब जानते ही आर्थर की शक्तियाँ उससे चली जाती है वापस। और जैसे ही आर्थर को छोड़ देती है, आर्थर की आंखों में आंसू भर जाते हैं। बट ये सब बी को समझ नहीं आता कि जेसिका ने आखिर ये सब किया क्या। वो ये पूछने के लिए अगले दिन डॉक्टर वॉटसन के पास जाती है
जैसे घर में प्रवेश करती है, डॉक्टर ज़मीन पर गिरा हुआ होता है, उसे कुछ चोट लगी होती है। डॉक्टर उसको पैसे देता है, पी वो पैसे लेती है और डॉक्टर उसे बताते हैं कि आर्थर को पागल खाने भेज दिया गया है और सब बच्चे सलामत अपने घर पहुंच गए हैं। बट भी उससे अपनी बहन के बारे में पूछती कि तुम्हें मेरी बहन के बारे में इतना कुछ कैसे पता। तो डॉक्टर वॉटसन उसे बताता है कि तुम्हारी बहन के पास कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो बहुत कम लोगों के पास होती है और ये चीज़ें, इस चीज़ों का ज्ञान मुझे है पहले से ही। वो उसे ये भी बताते हैं कि ये तो शुरुआत थी, अभी इस शहर पर अंधेरा छाने वाला है। और बूम, मूवी ख़त्म। तो आप सबको ये मूवी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, थैंक यू।